हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, पर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर डे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। साथ साथ में से जोड़कर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं या फिर जिससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बन जाते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी, अगर आपने नहीं देखी है चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, पूरी प्लेलिस्ट देखो और ये वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि सारे सवाल जो भी हम डिस्कस करेंगे आज वो बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाकर चैनल को ज्वाइन करो। आगे जितनी भी पीडीएफ्स होंगी सारी इसी पर अवेलेबल होंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल एसेट क्लासेस का नाम से होगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन विच नेशनल पार्क, यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया है। देखो बात यह है कि हम ना कई बार सुनते हैं कि जो ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होता है ना, वो अक्सर जो है हमको देखने को मिलता है। अब बेसिकली ये होता क्या है कि जब ऐसा होता है कि नेशनल पार्क के आसपास कोई भी हाईवे निकलता है या फिर कोई भी ऐसी रोड निकलती है जहाँ से जो है व्हीकल जो है वो ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली, उससे क्या होता है ना कि जब जो कोई भी जानवर होता है ना, वो क्या करता है कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, तो वो बीच में अगर हाईवे पड़ता है तो वहाँ से भी होकर गुजरता है। लेकिन इससे क्या होता है ना, तो कई बार जो है वो किसी गाड़ी से टकरा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ना केवल जानवर को नुकसान होता है, साथ साथ में जो है इंसानों को भी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी चीज़ से जो है बचने के लिए अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में एक एलिवेटेड कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया है, ठीक है। अब बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि एलिवेटेड कॉरिडोर होते क्या है, तो बेसिकली ये है कि एक ऐसा रास्ता बना देंगे जिसमें ऊपर से जो है वो गाड़ियाँ निकल जाएंगी और नीचे से जो है वो जानवर निकल जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, कोई भी कन्फ्लिक्ट का जो है इशू क्रिएट नहीं होगा, दोनों चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी। तो इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है, ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाता है। डिटेल में जानते हुए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए एस्पेक्ट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि हमने बात करी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को जो है वो अभी उद्घाटित किया है। और ये कहाँ किया है, तो ये कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसका पर्पस क्या है, तो बेसिकली जो है ये सेफ वाइल्ड लाइफ मूवमेंट को और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स है ना, उनको बेसिकली स्मूथली चलाने की यहाँ पे बात करता है। किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा ना हो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के मध्य में, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हो गया। इसके आप थोड़ा सा तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि एक तो ये नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हम बीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाएंगे कि आपसे सीरीज नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और यूपीएससी का भी थोड़ा सा ट्रेंड अगर हम देखें तो आपसे भी जो है डायरेक्टली जो है एक ही नेशनल पार्क से 4 स्टेटमेंट दे देगा। तो आपको बताना होगा कि कौन सा नेशनल पार्क की इसमें बात हो रही है, या फिर ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी जानते हैं। तो इसकी जो है लोकेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली ये तो आसाम में स्थित है, और आसाम में भी कहाँ पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो कार्बी हिल जिसको मिकिर हिल्स भी बोलते हैं, उसके मध्य जो है ये स्थित है। यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं किस तरीके से काजीरंगा नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है आपको मैप में आसानी से विजुअल हो जाएगा। आप खुद से भी जो है मैप को देख सकते हैं, जिससे आपको जो है वो थोड़ी सी लोकेशन की क्लैरिटी हो जाएगी किस जगह की यहाँ पर बात हो रही है। स्टेटस की बात करते हैं तो बेसिकली इसको कई सारे दर्जे प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो ये नेशनल पार्क है, उसके बाद ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी यहाँ पे माना जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, जो कि 1985 में इसको बनाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फॉनल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है टाइगर आपको देखने को मिल जाएंगे, एशियन एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे, स्वैम्प डियर आपको देखने को मिल जाएगा, वाइल्ड बफेलो दिख जाएगा, और इसके साथ साथ कई सारी जो है वो आपको यहाँ पे स्पीशीज देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि यहाँ पर जो है वो वन हॉर्न राइनोस की जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो रहती है, वो भी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो की, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। तो रिसेंटली जो है यूएन ने वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है वो डिक्लेयर किया है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है वो इंपॉर्टेंस देने के लिए, उनके
बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनको जो है थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए इस तरीके के ईयर को जो है घोषित किया। देखते हैं इसके बारे में। तो किसके द्वारा किया है, सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है। तो यूएन के द्वारा किया गया है। किस वर्ष को किया है, तो वो किया है 2025 को। इसकी थीम भी याद रखना, कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, यानी कि कोऑपरेटिव जो है वो एक बेहतर विश्व के निर्माण में सहायक होती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ग्लोबल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली कोऑपरेटिव्स के जो रोल को जो है रिकॉग्नाइज करता है। किस तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, जो स्वयं के द्वारा चलाई जा रही होती हैं, ठीक है, उसमें जो है किसी भी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इससे क्या होता है कि ये जो है गरीबी की पर बात करती हैं, ठीक है, और जो समस्याएं आती हैं हमारी आर्थिक रूप से जो समस्याएं आती हैं उसको जो है वो हल करने का यहाँ प्रयास करती हैं। तो इनके प्रयासों को जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए, वर्ल्ड लेवल पर इनको सम्मानित करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस तरीके की जो है घोषणा की गई यूएन के द्वारा। और इसके साथ साथ में जो है तो सस्टेनेबल गोल्स है ना, वो थोड़ा सा 2030 तक जो है वो हमको प्राप्त करने हैं, उसको अचीव करने में भी जो है आसानी मिलेगी। इसलिए जो है इस तरीके के ईयर को जो है घोषित किया है, ठीक है। की फीचर्स जो है कोऑपरेटिव्स के जानते हैं तो ये बेसिकली जो है ये प्रमोट करते हैं जो शेयर्ड ओनरशिप होती है, ठीक है। इसमें किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो ओनरशिप नहीं होती है, इसमें मिली जुली जो है ओनरशिप होती है और एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। यानी कि एक लोकतांत्रिक रूप से जो है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है। किसी भी एक एब्सोल्यूट पावर का जो है यहाँ पर उसको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद जो है ये किस में एड्रेस करती है, हमारी पॉवर्टी को जो है में को खत्म करने की बात करती है। उसके बाद इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स है ना, उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एक हमारे फीचर है हमारी सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस ईयर का जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये जो मोबिलाइज करना गवर्नमेंट्स को और इंस्टीट्यूशन को कि वो स्ट्रेंथन करें इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो ना तो उसको सॉल्व करने की यहाँ बात की जाए, उनको पूरी तरीके से ख़त्म ना किया जाए, उनको जो है वो सस्टेन करने का जो है वो इतना मौका दिया जाए कि जिससे कि वो अच्छे तरीके से फ्लरिश कर पाएँ और अपने जो है वो इकोसिस्टम को बना सकें, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो गई, ठीक है। तो ये सारी बातें थी तो आपको जाननी थी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी जानते हैं। तो बेसिकली ये जो कोऑपरेटिव्स है ना, ये जो है बेसिकली पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक मॉडल्स को जो है ये अप्रोच करती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जनता की बात हो रही है, यहाँ पर किसी एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जनता के मुद्दों पे बात हो रही है, जनता के हितों की बात हो रही है और जनता के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उसको हल करने की बात हो रही है। इसीलिए जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूएन के द्वारा इस तरीके के ईयर को जो है वो अनाउंस किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इंडियन रेलवेज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम हैज़ एक्सपेंडेड टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी रेलवे स्टेशन, यानी कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का विस्तार लगभग कितने स्टेशन तक किया गया है। तो बात यह है कि आपने ओडीओपी तो सुना ही होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना, उसी से रिलेटेड है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। बात यह है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको रेलवे स्टेशन पर जो है शोकेस करने के लिए, जिससे कि जो वहाँ के जो यात्री निकलते हैं आज दिन भर में वो समझ सकें कि इस जगह की क्या स्पेशलिटी है, कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो इसी को जो है प्रमोट करने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को जो है लॉन्च किया जाता है। और ये बेसिकली कितने रेलवे स्टेशन को जो है कवर कर चुकी है, तो ओवर 22,000 जो है वो रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, यानी कि 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों तक जो है इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा चुका है। जानते हैं स्कीम के बारे में भी। तो ओएसओपी स्कीम बेसिकली क्या है, ये 2022 में जो है लॉन्च की जाती है और अभी जो है ये लगभग जो है 2000 के ऊपर स्टेशनों तक जो है इसमें लॉन्च किया जा चुका है, जिससे जो है 1.32 लाख जो आर्टिसंस हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, उनको एम्पावर करने में यहाँ पर हेल्प मिल रही है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव जानते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो स्कीम है ना, ये लोकल और इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है प्रमोट करने की यहाँ बात करती है। फिर इसके बाद जो है जो रेलवे नेटवर्क है ना, क्योंकि बहुत वास्ट है रेलवे नेटवर्क इंडिया का ना, उसको एक बेसिकली मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जो है इसको यूज़ करना, क्योंकि आपके लोकल प्रोडक्ट जो हैं वो इन स्टेशंस पर दिखेंगे तो वहाँ पे जो दिन भर में जितने भी ट्रेन निकलती है उसमें जो यात्री बैठे होते हैं वो देखते हैं कि अच्छा आप यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऐसा फेमस है, अगर उनका मन करता है तो वो खरीदते भी, अगर ऐसे स्टॉल लगे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है, क्योंकि रेलवे से बड़ा प्लेटफॉर्म अपने भारत में कहीं नहीं है, ठीक है। जितनी बड़ी मशीनरी रेलवे के पास है वो शायद ही किसी संस्था के पास होगी, ठीक है। इसीलिए जो है एक बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जो है निकल के सामने आता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ना एक जैसे दिखने वाले स्टॉल्स को ही लगाया जाता है। ये सारी दुकानें एक जैसी होती है ताकि लोग आसानी से पहचान सकें कि अच्छा ये दुकान जो है वो किस प्रोडक्ट को लेके है। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, ठीक है। और ये जो स्टॉल की जो डिज़ाइन है ना, ये बेसिकली किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के द्वारा जो है ये इंश्योर किए जाते हैं डिज़ाइन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद जो है ये ओएसओपी जो स्कीम है ना, ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जो है एक पार्ट है, ठीक है। इसमें जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी
और लॉजिस्टिक को जो इंप्रूव करना है लोकल गुड्स के लिए, ठीक है। तो इस स्कीम के बारे में हमने जाना है, समझा पूरी स्कीम को, इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईयर याद रख लेना 2022 में इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि बागुरुम्बा ऑफन रेफर्ड टू एज दी बटरफ्लाई डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी कि बागुरुम्बा जिसे तितली नृत्य भी कहा जाता है भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कोई भी सवाल होगा वो आपको इस तरीके से जो है आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आसाम जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है वो इस नृत्य को जो है देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा कि ये बेसिकली कौन सा राज्य से है, जो तो अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर बी आसाम राज्य से जो है संबंधित है। देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आसाम के विजिट पे जाते हैं और वहाँ पर जो है बागुरुम्बा 2026 को जो अटेंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर बागुरुम्बा डांस को जो है वो शोकेस किया जाता है। तो ये बेसिकली एक बटरफ्लाई डांस के रूप में यहाँ पे जाना जाता है, यानी कि इसमें जो युवतियाँ होती हैं, बेसिकली ये युवतियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक डांस होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो उनकी डांस की जो पोशाकें होती हैं और उनका जो डांस स्टाइल होता है वो इस तरीके से लगता है कि जिस तरीके से तितली उड़ती है ना, तो उस तरीके का जो है यहाँ पर पोस्चर रहता है। यहाँ पर आप इसमें इमेज में देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यही डांस करती दिख रही हैं, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये फैक्ट। और बेसिकली जो है ये जो डांस किया जाता है तो ये बोडो कम्युनिटी के द्वारा जो है डांस किया जाता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली माना जाता है कि जो बोडो कम्युनिटी का जो है वो न्यू ईयर जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है हंसी खुशी के माहौल में जो है इस तरीके के डांस को जो है वो परफॉर्म किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है बात हो गई। इसके बाद जो एक जो फ्लूइड हैंड मूवमेंट यहाँ पर बनाते हैं और जेंटल फुटवर्क होता है, जो कि बेसिकली एक ऐसा लगता है कि कोई बटरफ्लाई उड़ रही है ना, उस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो जाती है। फिर इसके बाद जो है ये जो डांस है ना, ये बिसागु जो फेस्टिवल है वहाँ का, उससे जो है वो रिलेटेड है। और ये बिसागु फेस्टिवल क्या होता है, तो ये बोडो न्यू ईयर को जो है ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात होगी। कई सारे फैक्ट आपको बोडो कम्युनिटी से संबंधित यहाँ पर दिख रहे हैं कि कौन सा नृत्य हो गया, कौन सा फेस्टिवल हो गया, उनका न्यू ईयर वो है किससे संबंधित होता है। ये सारे फैक्ट को आप याद करते रहना, नोट डाउन करते रहना, क्योंकि आपसे इसी से सवाल बनेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है कि वधवन पोर्ट विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि हाल ही में समाचारों में रहा बदावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो बात यह है कि अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो हमारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बेसिकली जो हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके का यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बात ये है कि जो ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर, उसको लेके थोड़ा सा कंसर्न रेज हो रहे हैं कि किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसी को लेके जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में जो है ये स्थित है। देखते हैं इसके बारे में। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र का, वहाँ पर आपको ये बदावन पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मुंबई से 140 किलोमीटर उत्तरी दिशा में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पर मुंबई के लोकेशन आप देख रहे होंगे। इससे अगर आप 140 किलोमीटर उत्तर में जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है बदावन पोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाएगी आपके लिए। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बदावन पोर्ट किस कोस्ट पर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टाइप की बात करें तो बेसिकली जो है ये ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में यहाँ पर प्रपोज किया गया है। इसकी जो डेप्थ की बात करते हैं तो 20 मीटर के आसपास इसकी नेचुरल डेप्थ है। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या आने वाली है, तो वो है 76,220 करोड़ जो है इसकी कॉस्ट आने वाली है, जो कि 2034 तक कंप्लीट करने की यहाँ पे बात की गई है। लेकिन यहाँ पर जो है करीब 20,000 लोग जो हैं वो आते हैं और जो है इन्वायरमेंट को जो कंसर्न को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। इसलिए जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है बदावन पोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। तो टाइप 096 टैंक क्लास सबमरीन इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, यानी कि टाइप 096 टैंक क्लास सबमरीन किस देश द्वारा विकसित की है। तो बेसिकली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना ने जो है इस तरीके की जो है सबमरीन को जो है वो डेवलप किया है। देखते हैं इसके बारे में। तो ये बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन जो है न्यूक्लियर पावर जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगी, यानी कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट करती हुई एक सबमरीन बनाई गई है जो कि टैंक क्लास से संबंधित है। इसकी बेसिकली बात यह है कि ना ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है चाइना का जो अंडर सी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ है ना उसको। बेसिकली बात यह है ना, इसके अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये 20,000 टन के आसपास जो है यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद जो इसमें राफ्ट माउंटेन मशीनरी को जो है यूज़ किया गया है, जिसमें आपको हल आइसोलेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। लो नॉइज़ है, ताकि आपको पता नहीं चलेगा कि जो प्रोपल्सन है ना वो बहुत धीमी आवाज़ का है, ठीक है। और जो वाइब्रेशन डैम्पनिंग का भी यहाँ पर इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आर्मामेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 16 से 24 जो है वो जेएल सबमरीन नॉन बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हो सकती है, ठीक है। जिसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर जो इसकी मारक क्षमता होती है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ में जो है इसमें YU-6 जो है टॉर्पीडोज का भी यूज़ किया गया है, ठीक है, जिनकी रेंज जो है 29 किलोमीटर से अधिक होती है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी।
तो बेसिकली बात है ना, ये जो पनडुब्बी है ना, ये विवादित जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उसमें थोड़ा सा पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पर जो सबमरीन है। और इससे क्या हो रहा है कि जो चीन की जो मरीन पावर है, मरीन जो डिफेंस जो पावर है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। ये थोड़ा सा भारत के लिए भी कंसर्निंग इशू हो सकता है और बाकी देशों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबमरीन है। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं किस तरीके से दिखती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो द यूएई हैज पार्टनर्ड विद विच इंडियन स्टेट फॉर अ नेट जीरो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, यानी कि यूएई ने किस भारतीय राज्य के साथ नेट जीरो स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए साझेदारी की है। बात यह कि हमने लास्ट क्लास में ही जो है डिस्कस किया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, उसकी एक मीटिंग होती है कहाँ पर, दावोस में। ठीक है, वहाँ पर ही जो है इस तरीके के डिसीजन को लिया जाता है कि जो यूएई की सरकार है ना, वो बेसिकली तेलंगाना राज्य के साथ जो है वो इस तरीके का समझौता करती है कि किस तरीके से नेट जीरो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर यहाँ पर वो हाथ मिला रही है। तो नेट जीरो बेसिकली क्या होगा कि जो कार्बन एमिशन है ना उसको बिल्कुल जो जीरो करना, किसी भी तरीके का कार्बन को जो है एमिट नहीं करना, ये यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो बेसिकली बात ये है कि तेलंगाना ने ना बेसिकली एक सिक्योर बैकिंग हासिल कर ली है। ये बेसिकली जो है हाई लेवल डिस्कशन हुआ था जहाँ पर हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में जो मीटिंग होती है ना, वहाँ पर जो इस तरीके के डिसीजन को लिया जाता है। और इसका बेसिकली मतलब ये था जो इंडिया का जो फर्स्ट नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगी उसमें जो है बेसिकली एक की प्लेयर के रूप में जो काम करेगा, जो कि तेलंगाना का एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन है। इंपॉर्टेंट सवाल था, ऑप्शन नंबर भी तेलंगाना याद रखना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 2025 एट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है। तो बेसिक बात यह है कि जो आईएमएफ है उसने ना हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रिवाइज किया है। तो उन्होंने रिवाइज करके बताया जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो 7.3% होने वाली है। ठीक है, ये थोड़ा सा रिवाइज डेटा है, इससे पहले उन्होंने कुछ अलग डेटा दिया था, लेकिन जो है अब ये क्यों दिया है ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पर देखा गया किस तरीके से भारत पे सैंक्शन लगाने की यहाँ पे बात की गई और लगाए भी गए। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए दिन धमकी देता है कि हम आपको 500% टैरिफ बढ़ा देंगे अगर आप जो है रशिया से जो है वो ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो है ईरान से अगर आप कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रखते हैं तो हम आप पे जो है 25% टैरिफ लगा देंगे। इस तरीके से टैरिफ वॉर जो है वो चलते रहे भारत के खिलाफ और कई सारे जो है इकोनॉमिक जो हथकंडे अपनाए गए, लेकिन उसके बाद भी जो है भारत की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा वो है वो विचलित नहीं हुई, अच्छे तरीके से ग्रोथ करती रही। इसलिए आईएमएफ ने जो है अपने डेटा को रिवाइज किया और अब नया डेटा निकाला जो कि बोला कि 7.3% जो है यहाँ पर ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर बात हो गई और यहाँ पर जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो है इस तरीके के जो है एस्टिमेट को यहाँ पर बताया है। इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये सारी बातें हमने बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की पोंडारू खादी रिसेंटली ग्रांटेड दी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट, यानी कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पोंडुरु खादी भारत के किस राज्य से संबंधित है। बेसिकली जीआई टैग मिला है, ये बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है जो कि यहाँ पे किसी भी जो क्षेत्र है ना उसके कोई भी एक प्रोडक्ट को मिलता है जो कि वहाँ की एक खास पहचान होती है। इस तरीके के जीआई टैग मिलने से ना उस प्रोडक्ट को जो है लीगल जो है सेफ्टी मिल जाती है। उस तरीके के किसी भी प्रोडक्ट को आप बाहर नहीं बेच सकते, उसके नाम को यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो है लीगल प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिलता है। तो ये जो यहाँ पर जो पोंडुरु खादी है ना उसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर भी आंध्र प्रदेश राज्य से जो संबंधित है। देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो है पोंडुरु खादी यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो ये जो है इसी को अभी एक जीआई टैग मिला है और ये बेसिकली हैंड वूवन यानी कि हाथों से जो है इसकी जो है बुनाई होती है। ये कॉटन फैब्रिक है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉटन फैब्रिक है जो कि इसको बोलते हैं पोंडुरु खादी। ठीक है, इसको अभी जीआई टैग मिला है। इससे क्या होगा, एक माइलस्टोन मिल जाएगा इंडिया को, जो कि ट्रेडिशनल खादी सेक्टर है ना उसको भी जो है प्रमोट करने में आसानी मिलेगी, क्योंकि खादी सेक्टर सही रिलेटेड है। तो खादी सेक्टर के किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है तो उस पर प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, उसको जो है अच्छे तरीके से जो है ग्लोबलाइज किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो खादी सेक्टर है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाने में यहाँ पर हेल्प होने वाली है। इसके बाद जो है इस फैब्रिक की जो है ग्लोबल विजिबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने बात करी लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका इंप्रूव होगा मार्केट एक्सेस और इनकम अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होने वाली, जो आर्टिसन इससे रिलेटेड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जीआई टैग मिलना। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।